एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र राजकीय महाविद्यालय धौलपुर। आज मैं प्रिय तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों को वैश्विक नगर या ग्लोबल सिटी के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। वैश्विक नगर की अवधारणा का संबंध ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण की प्रक्रिया से है और इस अवधारणा को 1991 में शस्किका ससेन ने ग्लोबल सिटी नाम की अपनी पुस्तक में लिखा था और सबसे पहली बार उन्होंने ही वैश्विक नगर की विशेषताएं बतलाई थी। और यह बताते हुए उन्होंने यह बताया था कि ये वैश्विक जो है अर्थव्यवस्था के संगठनात्मक केंद्र है। और इसमें यह बताते हुए उन्होंने यह भी बताया था कि वैश्विक नगर इस संदर्भ में उन्होंने न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो आदि वैश्विक नगर हैं ये मतलब अपनी मत प्रस्तुत किया था। वैश्विक नगर वे नगर हैं जिनमें बहुराष्ट्रीय नियमों, उत्पादन के अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों, वैश्विक स्तर पर दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं, बड़े बड़े वित्तीय संगठनों व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यापार, वाणिज्य और सेवाओं के क्षेत्र में बड़े बड़े वित्तीय संगठनों तथा अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की प्रधानता होती है। अगर भारत में हम वैश्विक नगर के बारे में देखें तो ये जो है हमारे यहाँ पे बेंगलुरु, हैदराबाद तथा अहमदाबाद भी वैश्विक नगर की श्रेणी में आते हैं। इन नगरों की जनसंख्या 55 लाख से अधिक है और यहाँ पे हमें जो है अन्य वैश्विक नगरों की तरह ही आर्थिक और सामाजिक वो विशेषताएं देखने को मिलती है। इसको हमें वैश्विक नगर को अगर हम समझें, इसकी प्रकृति समझें, तो हमें सबसे पहले जो है वैश्वीकरण की प्रक्रिया को समझना बहुत आवश्यक है। वैश्वीकरण के अंतर्गत जो है आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर पर जो विश्व के अनेक देश हैं वो एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं और ये परिवर्तन और एकीकरण की एक प्रक्रिया है जिसे 1990 में विशेष प्रोत्साहन मिला था। उस समय एक और पूंजीवादी और साम्यवादी देशों के बीच में दूरियां कम होने लगी थी, तो दूसरी ओर अधिकांश देशों ने महसूस किया कि आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में एक दूसरे को सहयोग देकर और एक दूसरे से संबंध को मजबूत करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। तो इसी कारण वैश्वीकरण की प्रक्रिया में आर्थिक तथा सांस्कृतिक स्तर पर विश्व के अनेक देश एक दूसरे से जुड़ने लगे। यह परिवर्तन एकीकरण की प्रक्रिया का एक नया स्वरूप लेकर आया। उसके बाद में अगर हम देखें तो फिर जो है आगे संचार क्रांति के बाद में विश्व की दूरियां और कम हुई और इससे भी वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला। वैश्वीकरण की विशेषताएं। वैश्विक नगर 21वीं शताब्दी की प्रमुख घटना है। वैश्विक नगर को इस आधार पर हम निम्न विशेषताएं देख सकते हैं। अगर हम ये देखें कि भारत में दुनिया के अनेक देशों से आज कई सौ वर्ष पहले भी बहुत से नगर राष्ट्र थे और उनके बीच भी इसी तरह की संधियां होती थी जैसी आज को हमें आर्थिक और सांस्कृतिक संधियां होती थी, जैसी आज हमें वैश्विक नगरों में देखने को मिलती है। वैश्विक नगर की मतलब कि वो विकास की प्रक्रिया में हम इन पुरातन भारतीय नगरों को भी देख सकते हैं। इस आधार पर हम जो है विशेषता अगर बताएं तो सबसे पहली विशेषता वैश्विक नगर की होती है अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। वैश्विक नगर में उत्पादन, व्यापार तथा वाणिज्य, वैश्विक अर्थव्यवस्था इन सब से जुड़ा होता है। इन नगरों में उत्पादन की प्रक्रिया केवल अपने देश की पूंजी के ही संबंधित नहीं रहती है बल्कि दूसरे देशों की पूंजी से भी इनमें मुक्त प्रवाह शुरू होता है और यह कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है और इसके कारण विश्व के अन्य देश के लोगों की भी हिस्सेदारी होती है इसमें, कंपनियों की पूंजी में। और वैश्विक नगर में जो व्यापार होता है वो अपने देश तक सीमित नहीं रहता है और इसका कार्यक्षेत्र संपूर्ण विश्व होता है और सरकार के भी यहाँ की जो है दूसरे देशों में आयात और सीमा शुल्क कम करके और विदेशी व्यापार को बढ़ावा देती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक विकसित होने वाली प्रौद्योगिक तथा वैश्विक नगर द्वारा इस तरह उठाया जाने लगता है। इससे उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार आता है, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में भी वृद्धि होती है। अगली विशेषता है वैश्विक संस्कृति का प्रादुर्भाव।
वैश्विक नगर उत्तर आधुनिकता या पोस्ट मॉडर्नाइजेशन की दशा को स्पष्ट करते हैं। इसमें जो है अगर हम देखें तो जो प्रौद्योगिकी विकास होता है तो उसके साथ साथ सामाजिक गतिशीलता, वैयक्तिक स्वतंत्रता, स्थान परिवर्तन तथा तार्किक जीवन का महत्व बढ़ने लगता है। और इसके कारण लोगों का इसे हम क्या कहते हैं, आधुनिकीकरण कहते हैं। और आधुनिकीकरण में विश्व का दृष्टिकोण भी बदलने लगता है। तो इसी दशा में उत्तर आधुनिकता कहा जाता है। और इसके कारण वैश्विक नगर के लोगों की वेशभूषा, खान पान, मनोवृत्तियाँ, व्यवहार, तरीके ये सब विकसित होने लगते हैं। और इन अनेक देशों की सांस्कृतिक विशेषताओं का इसमें हमें समावेश देखने को मिलता है। और ये समावेशीय संस्कृति एक साझा संस्कृति के रूप में सामने आती है। अगला है राजनीतिक तथा आंदोलनों की वैश्विक प्रकृति। वैश्विक नगरों में एक प्रमुख विशेषता यह होती है कि यहाँ की राजनीति विभिन्न प्रकार के आंदोलनों की प्रवृत्ति या अंतर्राष्ट्रीय प्रतिमानों से प्रभावित होती है। कुछ समय पहले विश्व के बड़े बड़े नगर जहाँ केवल देश की राजनीति तक सीमित थे, अब वही नगर विश्व की राजनीति में सहभाग करने लगे हैं। विभिन्न देशों में जो घटनाएं घटित होती है, राजनीतिक घटनाएं, उनका प्रभाव इन नगरों के जीवन पर भी हमें पड़ता हुआ दिखाई देता है। जैसे विभिन्न वैश्विक संगठन जैसे WTO, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भूमिका नगरों की राजनीति को प्रभावित करती है और ये अंतर्राष्ट्रीय जीवन को अधिक व्यवस्थित और उन्नत भी बनाती है। और इसका उदाहरण है मानवाधिकार, एड्स, पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य। ऐसे विषय को लेकर वैश्विक नगर में जो है हमें नए नए आंदोलन आरंभ होते हुए दिखाई देते हैं। धार्मिक अंतरक्रियाओं में आदान प्रदान। यह सोचना कि गलत है कि वैश्विक नगरों में जो धार्मिक संरचना होती है वो बिल्कुल विभिन्न समुदायों के धार्मिक विश्वासों का आयोजन, इनका लोप हो जाता है। ऐसा नहीं है। अगर हम देखें तो इनमें जो है नगरों में वैश्विक दृष्टिकोण की प्रधानता हमें देखने को मिलती है। और इसका कारण क्या है, विभिन्न धर्मों के सिद्धांतों के आधार पर तथा आदान प्रदान होता है। और इसमें धार्मिक कट्टरतावाद क्षेत्र से बाहर निकलकर ये मानवतावाद के निकट थोड़े आते हुए हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है और ये इस तरह के आदान प्रदान का ही एक परिणाम है। इसके अतिरिक्त धार्मिक अंतरक्रियाएं जो है पारलौकिकता की जगह तार्किकता का स्थान ले लेती है। प्रवास की अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति। सभी जो देश हैं वो नगरीय संस्कृति है, वहाँ पे प्रवास और स्थान परिवर्तन की हमें विशेषता देखने को मिलती है। जो वैश्विक नगर हैं उनमें मुख्य विशेषता यह है कि वहाँ पे प्रवास केवल राष्ट्र के अंदर ही सीमित नहीं रहता है बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय बनने लगता है। जो विभिन्न उद्योगों से संबंधित लोग होते हैं वो समय समय पर दूसरे देशों की प्रबंध व्यवस्था और उत्पादन प्रणाली से संबंधित विकास के नवीन तरीकों को जानने के लिए एक देश से दूसरे देश में जाते रहते हैं। यहाँ पे चिकित्सा, इंजीनियरिंग, शिक्षा, वित्त, परिवहन और दूसरे क्षेत्रों से संबंधित विशेषज्ञ तथा दूसरे देशों में जाकर अपनी कुशलता और योग्यता का वृद्धि करना भी ये आवश्यक समझते हैं। और ये सभी जो है वो हमें एक वैश्विक नगर का स्वरूप को प्रदान करने में मुख्य स्वरूप दिखाई देता है। समरूपता तथा विभेदीकरण। अगर हम देखें समरूपता जो है ये एक विभिन्न वैश्विक नगर की एक प्रमुख मौलिक विशेषता है और ये नए औद्योगिक समाज के रूप में बदल जाती है। व्यावहारिक रूप से वैश्विक नगरों में हमें समरूपता और विभेदीकरण दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ देखने को मिलती है। इसमें क्या है, नगरों में राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तर की अंतरक्रियाएं साथ साथ चलती हैं। आर्थिक क्षेत्र, विदेश नीति, राष्ट्रीय संस्कृति के आधार पर बहुत सारे समूह दूसरे देशों से अपनी भिन्न पहचान विकसित करने के बाद भी अपने व्यवहार के प्रतिमानों को अपनाना उचित नहीं मानते, जिससे उनका दूसरे देशों से सामंजस्य बढ़ सके। वैश्विक नगरों में भी विदेशी द्वारा अपनाई जाने वाली विभिन्न नीतियों
के प्रति आंदोलन होना इस तथ्य को स्पष्ट करता है। सैटेलाइट द्वारा संचालित संचार व्यवस्था। वैश्विक नगरों में जो है हमें आधुनिक संचार व्यवस्थाएं देखने को मिलती है, और जिसमें इंटरनेट, ईमेल, फैक्स, टीवी, ये उपग्रहों से जुड़ी व्यवस्थाएं हमें देखने को मिलती है। और इनके द्वारा क्या हो रहा है, स्थान के द्वारा संबंधी जो दूरियां हैं वो कम होती जा रही है, और विभिन्न व्यक्तियों के जो संगठन है वो हजारों किलोमीटर दूर स्थित लोगों के विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। मुंबई और न्यूयॉर्क को अब एक दूसरे से बहुत दूर नहीं माना जाता है, और कुछ ही मिनटों से विभिन्न देशों के लोग एक दूसरे के संदेश और विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। और ऐसी व्यवस्था अगर हम देखें एक उदाहरण के रूप में, तो अब तो कोरोना काल के बाद में अगर वर्तमान परिस्थितियों में देखें तो संपूर्ण विश्व में इन संचार व्यवस्थाओं का सबसे ज़्यादा महत्व है। मैं भी आपके द्वारा इन संचार व्यवस्थाओं के माध्यम से ही जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि आजकल क्लासरूम आपकी स्टडी संभव नहीं है, तो ये इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। तो इसको हम समझ सकते हैं कि आप व्यक्ति आमने सामने ना होके एक दूसरे के, फिर भी हम जो एक दूसरे से संपर्क में रह सकते हैं। व्यवसायों की बहुलता। वैश्विक नगर विभिन्न प्रकार के व्यवसायों तथा सेवाओं के केंद्र हैं। यदि हम भारत के वैश्विक नगरों को देखें तो ये स्पष्ट होता है कि यहाँ पे आईआईटी, आईआईएम, बैंकिंग प्रतिष्ठान और वित्तीय संस्थान से विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले जो कुशल लोग हैं वे वैश्विक नगरों में जाकर बसना ज़्यादा पसंद करते हैं, और वो अपने लिए लाभप्रद भी मानते हैं। कंप्यूटर सेवा के क्षेत्र में जो ये नगर है इनका एकाधिकार है। वैश्विक नगर में स्थित जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो अपनी विशेषज्ञों को बड़ी बड़ी धनराशियों का पैकेज देकर उनकी क्षमता का लाभ उठाती हैं, और उन्हें विभिन्न देशों में भेजकर उनकी योग्यता बढ़ाने में भी योगदान करती है। और इस प्रौद्योगिकी के आधार पर संसार के विभिन्न देशों में जो उद्योग सेवाएं विकसित होती है उन्हें वैश्विक नगरों के द्वारा अतिशीघ्रता से ग्रहण कर लिया जाता है। जनसंख्या का आकार तथा घनत्व। वैश्विक नगरों का आकार बहुत बड़ा होता है और इनमें जनसंख्या घनत्व भी बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे विशेषता अगर हम देखें तो भारत में 2011 की जनगणना के आधार पर देखें तो दिल्ली में 1,67,00,000 से भी अधिक व्यक्ति निवास करते थे, और यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र 11,320 से भी अधिक व्यक्ति रहते हैं। और एक वैश्विक नगर के रूप में मुंबई की जनसंख्या 1.25 करोड़ से भी अधिक है, और इस कारण राजनीतिक अथवा सांस्कृतिक न होकर आर्थिक साधनों की प्रचुरता हमें देखने को मिलती है। वैश्विक नगर के आर्थिक तथा सांस्कृतिक संरचना के आधार पर हमें कई शंकाएं भी पैदा हुई है। कुछ लोग ये मानते हैं कि वैश्विक नगरों का विकास विकासशील देशों पर विकसित देशों के साम्राज्यवाद का एक नया रूप है। तो अधिकांश गतिविधियां जो हैं उन यहाँ पे वैश्विक नगरों की, उनका लाभ जो है विकसित देशों को ज़्यादा मिलता है। भारत के संदर्भ में हम ये भी आशंका करते हैं कि यहाँ की जो वैश्विक नगरों की संस्कृति है वो देश की मौलिक संस्कृति जैसे परिवार व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा और प्राकृतिक प्रभाव पड़ा है इन पे। और इसके संबंध में हमारे भारतीय प्रमुख समाजशास्त्री जिन्होंने कि आधुनिकीकरण की एक अवधारणा दी है, योगेंद्र सिंह, उनके अध्ययन के आधार पर ये निष्कर्ष दिया है कि समताकारी तथा लोकतांत्रिक मूल्य, आम संस्कृति का विकास, एक विश्व दृष्टि को प्रोत्साहन एवं नई प्रौद्योगिकी का उपयोग तथा नागरिक समाजों का बढ़ता हुआ प्रभाव वैश्विक नगर की वे विशेषताएं हैं जिनके कारण नगरों की सामाजिक आर्थिक संरचना में परिवर्तन हुआ है, लेकिन इसने भारत की मौलिक सांस्कृतिक विशेषताओं को प्रतिकूल रूप में प्रभावित नहीं किया है। डॉक्टर योगेंद्र सिंह के इस निष्कर्ष के बाद में हम ये बता सकते हैं कि विशाल नगरों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होने के बाद में निर्धनता और बेरोजगारी की समस्या भी बढ़ रही है। सांस्कृतिक रूप से भारत में जैसा जो विकासशील देश है वहाँ पे सांस्कृतिक पहचान कमज़ोर हो रही है, और वैश्विक नगरों में क्षेत्रीय असमानताओं में भी वृद्धि हुई है। वर्तमान जीवन में उपभोक्तावाद का बढ़ना, वैश्विक नगरों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा जो विज्ञापन आते हैं उनका प्रचार का ही परिणाम है ये। और वैश्वीकरण की प्रक्रिया में पश्चिमी देशों द्वारा विकसित एक नई तरह की उपनिवेशवाद है
जिसके लिए वैश्विक नगर एक माध्यम के रूप में कार्य करते हैं। स्पष्ट है कि वैश्विक नगरों में प्राकृतिक एवं भारतीय समाज के लिए सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों ही तरह की है।